नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी भैया लाइव जुड़ रहे हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। जितने भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको बता दें और पता भी है आपको, रोजाना शाम 7 बजे जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन क्लास चल रही थी। हमने भैया आज करंट अफेयर की जगह आपको पाचन तंत्र का हम टेस्ट लेकर के आए हैं। कल हम वही करंट अफेयर का लेकर के आएंगे। मतलब आप समझ चुके हैं कि 7 बजे वाली प्रॉपर क्लास, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। और ये क्लास सिर्फ भैया टेस्ट की लगाने के लिए हमने स्पेशल टाइम निर्धारित कर दिया है 7 बजे। सभी मित्र आराम से लाइव आ जाया करें। बहुत सारी टेक्निकल समस्या होगी तो भैया, अन्यथा 7 बजे की क्लास तो जरूर होगी। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारा ज्ञान बांटेंगे। उससे पहले हम बता दें भैया, सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर देना दम लगा करके, और लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना, ना लगे तो भैया डिसलाइक का बटन दबा देना। ठीक है ना सुर? बिल्कुल। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं। पहला सवाल, अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? आंसर दें। प्रॉपर तरीका से 20 सवाल लेकर के आए भैया, तसल्ली से करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, और बहुत सारा ज्ञान आपको सिखा करके जाएंगे। आंसर दें भैया, पेन चल नहीं रहा है। पहले का आंसर सभी मित्र देंगे, और आने से पहले भैया 2 मिनट में सेशन को शेयर कर दिया करो अपने अपने मित्रों में। बहुत सारे लोग, आलसी प्रवृत्ति के लोग तो ज्यादातर मिलते ही हैं। पढ़ने के नाम पर भैया आप कोई भी चीज भूल जाते हैं ना। अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? गुरुदेव, पहले तो ये बताओ कि अवरोधनी पेशी कहाँ से आ गई? ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। हमने कहा, हमने आपको ये तो जरूर बताया था मेरे प्यारे मित्रों, इंस्पिक्चर वॉल्व होते हैं। अच्छा सर, हाँ ये बात तो आपने बताई थी कि इंस्पिक्चर माने अवरोधनी होती है। अवरोधनी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अवरोध कर रहे हैं। अवरोध किसका किया जाता है? हम रास्ते में चल रहे हैं ना, कोई आकर के खड़ा हो जाए, हमें रोकने लगे, उसका काम, उसे अवरोध कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ, थम्स अप करो मेरे प्यारे मित्रों। अवरोधनी पेशी का मतलब है क्या कोई वॉल्व लगा दिया है, इसे स्फिंक्टर वॉल्व कहते हैं। याद करिए, जब भोजन ग्रास नली से आमाशय में आ जाता है। हाँ सर, ये तो बात पढ़ी थी हमने। कहा फिर वहां वॉल्व लगा होता है, उसे स्फिंक्टर वॉल्व कहते हैं, हिंदी में अवरोधनी पेशी कहते हैं। ध्यान आया कि नहीं? वो वॉल्व क्या काम करता है गुरुदेव? हमने कहा ये तो सिंपल है, आपको बताया था। वो आमाशय से भैया, जो आमाशय में भोजन आ गया है ना, उसे वापस नहीं जाने देता है ग्रास नली में। मतलब सर, आमाशय से भोजन का निकास को रोकता है। याद आया कि नहीं? बताइए, बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। अभी हम बताएंगे आमाशय में क्या होता है। और लार एमाइलेज हमने बताए थे, लार में टाइलिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइसोजोम होता है। बताया था कि नहीं? बताइए। लार में एमाइलेज है जो खंडित कर देता है। आंसर दो मेरे प्यारे मित्रों। दूसरे का सभी मित्र आंसर देंगे प्लीज। तसल्ली से 20 सवाल लेकर के आए, डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरे का आंसर दें। अरे सर, गजब बात कर दी आपने। ये तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, खंडित कर देता है, सुक्रोज में तोड़ देता है। सी ऑप्शन सही है। हमने कहा आइए जरा आमाशय हम फिर बता देते हैं। देखिए जरा, यहां पर भैया ये वाला लिखा है ईसोफेगस। सर, ईसोफेगस का मतलब हमने ग्रास नली, ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। आमाशय में बहुत सारी जठर ग्रंथियां लगी हैं जो HCl का भैया स्राव करती हैं, श्लेष्मा करती हैं, पेप्सिनोजन है। ध्यान से सुने, यही पेप्सिनोजन HCl के साथ क्रिया करके पेप्सिन बनाता है। द्वारा सुने मित्रों मेरी बात को, सवाल पूछा जाएगा। HCl जो निकलता है ना, इसी HCl के साथ पेप्सिनोजन क्रिया करके पेप्सिन बनाता है। याद रख लेना, यदि HCl नहीं निकलेगा तो पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर, ये बात तो सही है। हमने कहा एक वॉल्व हमने यहाँ लगा दिया है, उसका नाम है इंस्पिक्चर वॉल्व। यहाँ पर भैया पाइलोरिक वॉल्व लगा दिया है, इस जगह पर छोटी आंत है ना, ये डेडूनम वाला हिस्सा। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। हमने कहा जैसे ही खाना छोटी आंत में चला जाएगा ना,
फिर आराम से वापस पीछे नहीं आएगा आमाशय में। इस वजह से यहाँ पर भी भैया शुरुआत में भी बॉल्ब लगा दिया है, आमाशय के अंत में भी बॉल्ब लगा दिया है। बहुत सारे बॉल्ब लगे होते हैं तो याद रहेगा, यहाँ पर इंस्पेक्चर बॉल्ब है, यहाँ पर पाइलोरिक बॉल्ब है। डन है ना इतनी बात? ठीक है सर, बढ़े आगे। हमने ये भी बता दिया कि आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। हाँ सर, ये बात तो बताई। हमने कहा याद रख लेना, जब भैया खाना आता है ना, उससे पहले श्लेष्मा निकल करके आमाशय की दीवार पर लग जाता है। क्यों लग जाता है गुरुदेव? हमने कहा, हमने बताया था भैया, आराम से जो HCl निकलेगा ना, वो भैया आपकी दीवारों को कोई दिक्कत ना कर दे। यही HCl जब निकलता है तब पेप्सिनोजन भी निकलता है। यही पेप्सिनोजन HCl के साथ क्रिया करके पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। सिंपल है ना? बताइए समझ में आया कि नहीं? थम्स अप करिए, बढ़े आगे। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ लार आया है तो लार की बहुत सारी ग्रंथियां हम बताएंगे, क्योंकि डिटेल में सेशन लेकर के आए। पैरोटिड ग्लैंड बताई थी, कर्णमूली ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बताई, अब अधोहनुज ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्लैंड बताई कि नहीं। ये 3 ग्रंथियां होती हैं लार में। लार का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों? 6.8 होता है। तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? बताओ। अम्लीय होगा गुरुदेव, ठीक है ना? इतनी बात। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड याद रख लेना। आइए सर आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन याद रखो मेरे प्यारे मित्रों, हमने बताया था ट्रिप्सिन। ठीक है सर, ट्रिप्सिन हो गया। ये पित्त रस में मिलेगा, क्या आमाशय रस में मिलेगा, क्या लार में मिलेगा, क्या अग्नाशय रस में? किस में से ये उपस्थित होता है? आंसर समझ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ट्रिप्सिन बताना है। ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये किस जगह पर मिलेगा? आंसर दो भैया। हमने बताया था आपको, हमने प्रॉपर तरीका से कहा था, याद कर लेना, फिर मत कहना भैया। बताओ आंसर दो मेरे प्यारे मित्रों। तीसरे का सभी मित्र आंसर देंगे। देखिए, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्ट लगाएं। हमने कितने अच्छे से बताया था, अब आपको कितना याद है, प्रॉपर तरीका से समझ आ रहा होगा। आपने कितने सिंसियर तरीका से पढ़ा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अग्नाशय रस से हमने बताया था ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, और अग्नाशय यही है। अग्नाशय जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन का भी स्राव करती है अग्नाशय मेरे प्यारे मित्रों। आपको ये भी पता होना चाहिए, यही जो अग्नाशय है जो इंसुलिन हार्मोन का निर्धारण करती है ना, स्राव करती है। इंसुलिन क्या करता है गुरुदेव? हमने कहा आपने देखा नहीं है, इंसुलिन ग्लूकोज को भैया कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी होने से, इंसुलिन का कम स्राव होने से ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, उसे हम शुगर कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। गजब बात है सर। हमने कहा याद रखो, यही भैया तब आपको जब शुगर डायबिटीज कहते हैं, जिसे समझ लो हिंदी वाले मेरे प्यारे साथियों, डायबिटीज हो जाता है ना शुगर, तब इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। हाँ सर, ये बात भी सही है। हमने कहा बताएंगे अभी आगे। आमाशय से भोजन का निकास एक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बताओ भैया, पेशी यहाँ लगाए तो आगे क्या लगाना है? ये तो सिंपल है, दैट इज सॉल्व भैया। हमने अभी बताया था पहले। आमाशय से भोजन का निकास माने निकलना, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब सर आमाशय से भोजन निकल ना पाए ग्रास नली में, ये तो अवरोधनी पेशी के द्वारा है सर। अभी तो पूछा था हमने, कहा तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़े आगे। बिल्कुल पित्तरस द्वारा, ठीक है सर, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाता है। अरे सर गजब बात कर दी। जो लीवर के नीचे हरे हरे कलर का लगा होता है ना, जिसे हम बाल ब्लैडर, वो गॉल ब्लैडर कहते हैं। हमने कहा हाँ, जिसे भैया हिंदी में पित्त कहते हैं। साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का एस्टरीकरण, ग्लूकोज का किण्वन, जल का यूट्रोफिकेशन में किसके समान है? बताओ भैया आंसर दो। जो पित्तरस होता है ये वसा का पाचन करता है सर, सिंपल है। हमने बताया था प्रॉपर तरीका से। पित्तरस ने पित्ताशय ने, जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं, और लीवर है भैया, इन्होंने ऐसी दोस्ती कर रखी है मेरे प्यारे मित्रों कि ये पित्ताशय लीवर से कहता है सुनो लीवर, आराम से आप जूस बनाते रहो, आपके पास स्टोर करने की कोई पित्तरस की कोई जुगाड़ नहीं है तो हम कर लेंगे, टेंशन मत लो, हम तो आपके नीचे है ना,
तो भैया आपका काम तो करना ही पड़ेगा ना। यही है मेरे प्यारे मित्रों। तो आंसर दे 5 का। देखिए सवाल किस तरीका से पूछे जाते हैं। जिस तरीका से साबुन का इमल्सीकरण करते हैं ना, उसी तरीका से ये पित्त है ना, वो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। अब बहुत सारे साथी कह रहे होंगे सर पहले तो ये बताओ कि साबुन का इमल्सीकरण कैसे होता है। हमने कहा बताएं आपको सिंपल भाषा में। आपने कभी भी कपड़े धोए ना, बताइए धोए कि नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, जब आप कपड़ों को धोते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं सर उनको ज्यादा पीटे कपड़ों को तो साफ होंगे। ना 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 भैया, ये गलत पढ़ लिया आपने। साबुन लगाने के बाद आप आराम से कपड़े को रख दे भैया, 5 या 10 मिनट आराम से साफ हो जाता है। उसके मैल होता है ना, उसे काट काट करके अलग कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके बाहर निकाल देता है। इसी तरीका से पित्त रस का है। मैंने आपकी भाषा में सिंपल तरीका से समझाया है, ठीक है ना। डन है ना इतनी बात। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। बिल्कुल। कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। सर ये तो पता है ना, हमने बताओ थोड़ा क्या है भैया। अग्नाशय है कि पित्ताशय है कि जिगर है कि कर्णमूली ग्रंथि है। अग्नाशय तो सर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी तो लीवर है। सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। कौन से अंग पर अंगुली के समान, अरे सर ये तो पता है ना हमें, उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम या बिली कहते हैं भैया, या रसांकुर कहते हैं। मित्रों ने आंसर तो लगा ही दिया हाल। 7 का आंसर सभी मित्र देंगे। हमने तो पिक्चर दिखाई थी अपने साथियों को वीडियो के माध्यम से भैया, उंगली नुमा संरचना दिखाई कि नहीं बताइए। थम्स अप करिए, बताओ आंसर इसका क्या सही होगा। 7 का आंसर सभी मित्र दें। उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं। हमने कहा भोजन खाते ना, किस लिए खाते हैं, क्योंकि ये छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है, आराम से जाता है। इन्हीं उंगलियों में एक पाइप डला होता है मेरे प्यारे मित्रों, उनके माध्यम से आराम से सारी एनर्जी ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। बहुत सिंपल है। छोटी आंत होगा। सी ऑप्शन सही है। बताइए छोटी आंत के कितने भाग थे। डेडुनम था, जेजुनम था, इलियम था। हमने कहा इलियम कौन सा भाग था बताओ। सर इलियम तो अंतिम भाग था जो आराम से बड़ी आंत में खुलता है। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े आप, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। पित्त का मुख्य कार्य क्या है सर, हमने तो अभी बताया था सर। बताइए 8 का आंसर दो। देखे कितनी तरीका से आप सिंसियर तरीका से पढ़ते हैं। जरा पढ़िए, अभी बताया था सर ये क्या काम करता है पित्त। बताइए 8 का आंसर दें सभी मित्र, तसल्ली से पढ़ेंगे। 8 का आंसर दें। सर ये पाचन के लिए वसा को पायसी करता है। अभी बताया था वसा का पाचन करने में सहायक काम करता है। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। बिल्कुल। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो, याद रख लो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने अभी बताया था। यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक का मतलब है HCl, ठीक है सर। HCl का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा भैया, बताओ मेरे प्यारे मित्रों, आंसर दो। 9 का मैंने यहाँ बताया था अभी चिल्ला चिल्ला करके कि समझ लो भैया इसे अच्छे तरीके से। 90 नंबर का आंसर दें। आमाशय की दीवारों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, मानकर चलिए वो तेजाब है, उससे पहले श्लेष्मा निकलता है। ठीक है, हमने बताया था भैया इसी HCl के साथ पेप्सिनोजन क्रिया करके किस में बदल जाता है, आंसर दे दो गुरुदेव, पेप्सिन में बदल जाता है। हमने कहा जब HCl नहीं निकलेगा तो पेप्सिन क्या कार्य करेगा, अरे सर फिर कैसे कर देगा, फिर तो कोई क्रिया भी नहीं होगी। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। आप सिंसियर तरीका से नहीं पढ़ते हैं, देखिए सवाल वहां से घुमा घुमा करके पूछे जा रहे हैं। आप फिर कहेंगे सर ये सवाल फंसते ही नहीं है। ये सर सारे डिक्टो सवाल आपको मिलेंगे। ये जरूर हो सकता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। वसा, ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, खनिज पदार्थ, सर ये खनिज पदार्थ, ये तो मतलब खनिज पदार्थ तो आराम से मिलते हैं, जैसे आपने पढ़ाए थे ज्योग्राफी में, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलेंगे। यहाँ से यूरेनियम मिलेगा, यहाँ से लोहा मिलेगा, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेगी, उसकी बात कर रहे हैं हमें। हाँ, तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं, हमने हिंट दे दी है भैया, आंसर बता दो 10 का।
समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। भैया वसा भी हमें एनर्जी देता है। देखिए हमने तो पहले ही बताया था, यदि ये पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में वसा किस फॉर्म में मिलता है तो सर फैटी एसिड में मिलता है। हमने कहा यदि ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो आप बता देंगे ग्लूकोज में मिलता है। प्रोटीन किस में मिलता है सर? अमीनो एसिड में मिलता है या पेप्टाइड में मिलता है, क्योंकि हमारी कोशिका को ये सारी चीज़ें पसंद है। हम कितना भी कार्बोहाइड्रेट खा लें, कितना भी हम दाल से प्रोटीन खा लें, कोशिका पसंद ही नहीं करती है। कोशिका तो कहती है सुन भैया टिंचू, वसा खाएगा तो फैटी एसिड में तोड़ दे, चाहे सारी कौन सी भी जुगाड़ लगा, कौन सा भी तंत्र लगा, कौन सा भी सिस्टम लगा, चाहे मशीन लगा, चाहे कुछ भी लगा, ठीक है ना। और कहती है सुन तू कार्बोहाइड्रेट खाएगा ना, कौन सा भी तंत्र लगा, इसे तोड़ जल्दी से जल्दी ग्लूकोज में, मुझे तो ग्लूकोज पसंद है। फिर कहती है तू चाहे अरहर की दाल खा, उर्द की खा, मूंग की खा, किसी की भी खा, मुझे तो सिर्फ क्या पसंद है, मुझे अमीनो एसिड पसंद है। मैं नहीं जानती हूँ कौन सी दाल है, कौन सा अब इसके लिए तू चक्की लगाएगा, क्या थ्रेसर लगाएगा, क्या कौन सा सिस्टम लगाएगा, ये तेरे ऊपर है। तो भैया हमने कहा ठीक है, हम तुझे यही देंगे, सारा वसा को तोड़ करके तुझे फैटी एसिड में देंगे, कार्बोहाइड्रेट को बदल करके हम तुझे ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में देंगे, प्रोटीन को बदलकर पेप्टाइड या भैया अमीनो एसिड में देंगे। इसलिए हम तेरे लिए एक तंत्र लगा दे रहे हैं, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा मैंने आपके सामने भैया रख दी है। मेरे प्यारे मित्रों, खनिज पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये तो सर आपने बताया ना, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ये सारे यहाँ मिलते हैं, यूरिया यहाँ मिलेगी, वो सर यहाँ पे यूरेनियम मिलेगा, यहाँ लोहा मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, ये कहाँ से एनर्जी देगी। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आइए सर आगे बढ़ जाते हैं। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इलियम है। अरे सर इलियम, हमने कि इलियम तो पढ़ा है हमने, तो बताओ भैया। 11 का आंसर सभी मित्र देंगे प्लीज। देखिए क्या मजा आपके अंदर आ रहा होगा, कितना रिवीजन आपने कंठस्थ तरीके से पढ़ा है ना, आनंद की प्राप्ति हो रही होगी आपको, ये दावा है मेरा। पर आप तो भैया आपकी चॉइस है, आप तो सेशन को शेयर करते ही नहीं है, ये तो है पक्का। बहुत सारे साथी तो बिल्कुल प्रॉपर 7 बजे आते ही नहीं है, क्योंकि 7 बजे का टाइम उन्होंने यूजलेस कर दिया है। आराम से गपशप उड़ा रहे होंगे 7 बजे बहुत सारे साथी, और 7 बजे आधा घंटे आकर के ज्ञान जो बट रहा है ना, कितनी जानकारी हम देंगे अभी पता चलेगा। अब भैया इलियम मेरे प्यारे मित्रों, 11 का आंसर सभी मित्रों ने बताया, बिल्कुल सही बताया है कि हमारे भैया गुरुदेव ये छोटी आंत का बिल्कुल अंतिम भाग है। आपने तो पढ़ाया ही था, जो आप छोटी आंत पढ़ाते हैं ना, हमने की ठीक है, उसके 3 भाग बताए थे। डेडुनम है जो आमाशय से टच है, उसके बाद जेजुनम है, उसके बाद इलियम है। इंग्लिश याद कर लेना, ठीक है अभी बताएंगे। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु कौन सा है? अरे सर ये वाला सवाल 12 का आंसर देखें सभी मित्र दें, कितने लोग देते हैं? सबसे बाद में कौन पचता है, सीधा सा मतलब ये है सर। लंबे टाइम तक कौन भैया स्टोर रहता है? सर गजब बात कर दी, बसा सबसे अंतिम भैया इसका पाचन होता है। डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना, बसा सही है। आइए सर हम छोटी आंत पर आपको घुमा देते हैं, क्योंकि हमने बताया है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सर ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल जिस जगह पर मेरा पेन चल रहा है, हाँ सर ठीक है। हमने कहा यहाँ पर आमाशय लगा होगा इस तरीके से, भैया लगाए कि नहीं बताइए, ठीक है सर। हमने कहा इस जगह पर पाइलोरिक वाल्व लगा है, भैया याद रख लेना, ऊपर स्फिंक्टर वाल्व लगा है, वो आमाशय में, आमाशय के भोजन को क्या कहते हैं बताइए? कायम कहते हैं। और लार में जो भोजन लुगदी बनाता है उसे बोलस कहते हैं। ये भोजन वापस से ग्रास नली में न चला जाए, इस वजह से इसे भैया हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर वाल्व कहते हैं, अवरोधनी पेशी कहते हैं। डन है ना इतनी बात? ठीक है सर। भोजन आया, अम्लीय भोजन होगा आमाशय में। देखिए एक तरीका से माइंड को सोच कर कि ये आपके अंदर की क्रिया है, आपको ये भी नहीं पता है, आप वाकई में अपने अंदर भैया इतना भैया वो लेकर के आएंगे ना उत्साह के हमें ये सीखना है। तो बायोलॉजी बहुत सिंपल टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों, ये वायदा है मेरा, क्योंकि ये देखिए हमारे पेट में ऐसा भी होता है, आमाशय भी निकलता है भैया, वो सॉरी HCl भी निकलता है। HCl देखिए जैसे ही खाने में मिला तो खाना अम्लीय हो गया, ठीक है सर। हमने कहा जब खाना अम्लीय हो गया, खाना तो तेजाब सा बन गया एक तरीका से, अब छोटी आंत में आएगा तो जला नहीं देगा छोटी आंत को, हाँ सर ये बात भी सही है। हमने कहा इसी वजह से इसके मुहाने पर, मुहाना होता है शुरुआती,
इसके भैया ऊपर लीवर लगा दिया था, इसके नीचे हमने गाल ब्लैडर लगा दिया था पित्ताशय, ठीक है, इधर अग्नाशय लगा दिया था। ये आराम से 2 बूंद डाल देते हैं क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, वसा का पाचन कर देते हैं। आमाशय में कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। वैसे ही खाना जैसे ही छोटी आंत में जाएगा तो आराम से मेरे प्यारे मित्रों क्षारीय हो जाएगा। बताइए। हाँ सर ये बात भी सही है। हमने कहा ये भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पाइलोरिक बल्ब होता है यहाँ पर भी, ठीक है। इसका ये वाला भाग जो सी आकार का होता है इसी में अग्नाशय फंसा होता है, इसे हम डेडुनम कहते हैं। ये वाला जो भाग दिख रहा है इसे हम जेजुनम कहते हैं। ये वाला भैया बड़ा सा भाग दिख रहा है इसे हम इलियम कहते हैं, ठीक है सर। हमने कहा यही इलियम तो आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। बताइए, ठीक है। अब भैया हम लार्ज इंटेस्टाइन में बताएंगे अपने मित्रों को। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, ये वाला कौन सा भाग है सर? ये इलियम है, हमने अभी बताया था। यही इलियम मेरे प्यारे मित्रों किस में खुलता है? याद रखो, ये सीकम में खुलता है, जो बड़ी आंत का पहला भाग है। बड़ी आंत के कितने भाग थे? 3। पहला कौन सा है? सीकम। यही सीकम और इलियम दोनों मिल जाते हैं क्योंकि बाद भोजन आ रहा है, इलियम ने छोड़ दिया सीकम में। भैया सीकम आप ले जाओ भोजन को आराम से रेक्टम में, ठीक है सर, ले जाएंगे। यहाँ पर भी एक बॉल्ब लगा है, उसका नाम है भैया इलियोशियल बॉल्ब। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, इलियोसिकल बॉल्ब कहते हैं, इलियोसिकल बॉल्ब कहते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, यहीं पाया जाता है क्योंकि ये भोजन वापस से छोटी आंत में ना चला जाए। याद रख लेना। यहाँ सर ठीक है। हमने कहा जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो सीकम है। मेरा पेन देखिए कहाँ चला रहा हूँ मैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कॉलन मिल जाता है। कॉलन आगे बढ़ता है, इस वजह से भैया इसे असेंडिंग कॉलन कहते हैं। इधर भैया ट्रांसवर्स हो रहा है ना, तो ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। यही कॉलन इधर आ रहा है तो इसे हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। आराम से लास्ट वाले कॉलन को हम सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। यही रेक्टम में आकर के भोजन कचरा जमा कर देता है। आराम से भैया हमारे बॉल्ब खुल जाते हैं, एनएस के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं उसको, ठीक है सर। ये वाला अपेंडिक्स है, ये एक अवशेषी अंग है जो पूछ सा दिख रहा है आपको। याद रख लेना, सवाल पूछा गया था, इतनी चर्चा कर ली, बड़े आ गया। छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है। रसदानी, अरे सर रसदानी कहाँ से आ गई यहाँ पर? हमने कहा याद करिए रसदानी, कुछ आपको समझ में आ रहा हो। हाँ सर यहाँ तो पानी भरा जाता है रसदानी में। हमने कहा हाँ भरा जाता है। तथा अग्नाशय में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आंसर बताओ मेरे प्यारे मित्रों, समझ चुके हैं आप? 13 का आंसर सभी मित्र देंगे। 13 का आंसर दो भैया, तब तक हम थोड़ा पानी पी लें। तेरह का आंसर। गुरुदेव गजब की बात कर दी आपने, तो सवाल कितना अच्छा पूछा है। हमने कहा रसदानी जिसे वैक्यूल कहते हैं, याद है ना? ये कहाँ पढ़ाई थी बताओ भैया? सर ये कोशिका में पढ़ाई थी। क्या कोशिका याद है मित्रों आपको? बताइए थोड़ा। हाँ सर याद तो है। हमने कहा तो बताओ भैया थोड़ा बहुत। अभी बताएंगे। ये सर आंसर कर लेना 14 का, तब बताएंगे प्रॉपर तरीका से, ठीक है। देखिए मित्रों, छोटी आंत आपने पढ़ ली, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत आपने पढ़ ली, इसके कौन कौन से भाग हैं? सीकम, कॉलन और क्या है मेरे प्यारे मित्रों? रेक्टम। ऐसे ही याद किया करें आप, चलते टाइम सोते टाइम कि छोटी आंत के इतने भाग हैं। देखिए हमारे पेट में कितनी छोटी आंत है, हमारे भैया इसमें कितनी बड़ी आंत है, ठीक है ना? ऐसे याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। आमाशय में दूध का फटना, हमने की ठीक है, कि प्रक्रिया के कारण होता है। सर ये दूध का जो फटना है ना, हमें पता है एक एंजाइम होता है रेनिन नाम से, हमें ठीक है, उसकी वजह से होता है। सी ऑप्शन सही है। हमने कोई बात नहीं। आइए सर हम आपको सिखाएंगे पहले तो ये रसधानी क्या है, ठीक है ना? रसधानी के बारे में हम आपको कोशिका पढ़ा दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं प्रॉपर तरीका से, फिर हम दूध के बारे में प्रॉपर बताएंगे। आइए सर, हमने अपने मित्रों को दी चर्चा, पहले बहुत सारे भैया कोशिका पढ़ाई थी, तो एक बार देखते हैं कितना याद होता है। सर ये हमने, देखिए आप पूरा माइंड कंसंट्रेट करके समझिए पहले। ये हमने एक कोशिका झिल्ली बताई। हाँ सर ये बात भी सही है। इसे हम भैया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद ये वाला केंद्रक है, याद रखें, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
याद रखें मित्रों, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। हाँ सर पता है ना, हमने कहा इसी के अंदर डीएनए मिलता है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर के, याद रखें, द्वारा सुने इस बात को, डीएनए और प्रोटीन मिलकर के क्रोमेटिन के धागे बनाते हैं, जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। इसके बाहर ये भैया न्यूक्लियर पोर लगे होते हैं। ये शायद मैप आपके माइंड में छप चुका होगा। गुरुदेव ये तो पूरे को भैया हम न्यूक्लियस कहते हैं गुरुदेव। हमने कहा हाँ ये बात भी सही है। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, यही पूरा का पूरा अभी जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, ठीक है सर, इसके बाहर ये सफेद सफेद सा भी खाली पड़ा है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी के मध्य वाले भाग को, इस वाले भाग को, जिस जगह में पेन चला रहा हूं ना, इसे क्या कहते हैं सर? हमने कहा इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। याद रख लेना कोशिका द्रव्य क्या है, ये पूरी कोशिका है, सिंपल तरीका से समझो ना यार आप, ये कोशिका है ना, ये कोशिका द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, ये वाला सर न्यूक्लियर वाला, हमने कहा ये केंद्रक द्रव्य कहलाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर में बहुत सारा जल भरा होता है ना। सर ये जल क्यों भरा होता है? हमने कहा आप चलोगे तो ये डीएनए टक्कर नहीं देगा न्यूक्लियस में। बताओ भैया, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, तो हिल जुल नहीं जाएगा ये सारा मसाला। हमने कहा ठीक है ये तो पता है, हमने बताया था डिटेल में। इसके चारों तरफ मित्रों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाली होती है उसे हम खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन बनाने का काम जो भैया आराम से आप दाल खाते हैं ना, यहीं जाती है पहले फैक्ट्री के पास। उसके बाद स्मूथ आता है मेरे प्यारे मित्रों, स्मूथ चिकना होता है। याद रख लेना ये वसा का पाचन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है सर, इसके बाहर एक गोल्जी बॉडी पड़ा रहता है। याद रखो गोल्जी बॉडी क्या करता है? सर ये तो आराम से आपकी जीभ बोल रही है ना, तो पैर वाली आराम कर रही है हमने। ठीक है, ये भैया कहती है, गोल्जी बॉडी कहता है सुनो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, केंद्रक का ऑर्डर है, कोशिका का भैया केंद्रक का ऑर्डर है, डीएनए का ऑर्डर है। मेरे प्यारे मित्रों के आराम से आप क्या काम करेंगे? आराम से पैर वाली सेल की एनर्जी जीभ वाली सेल को दो, क्योंकि ये काम कर रही है, अभी सिस्टम बना करके रखो। ठीक है सर, यही गोल्जी बॉडी क्या बनाते हैं? छुट्टे छुट्टे से ये वाले लाइसोसोम बनाते हैं भैया। लाइसोसोम मेरे प्यारे मित्रों, इन्हें हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं सर? हमने कहा बहुत सारे ये जो कोशिकाएं मर जाती हैं, इन्हें दफना दिया जाता है। हमने एक वीडियो के माध्यम से सिखाया था। उसके बाद वैक्यूल होते हैं, जहां बहुत सारा जल होता है। मेरे प्यारे मित्रों आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जल कम होने से प्यास लगती है, ज़्यादा कम होने से आप निकल जाते हैं। यही रसदानी है जो सेल में पाई जाती है, पाचन तंत्र में नहीं पाई जाती है। ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया होती है मेरे प्यारे मित्रों, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। ये भैया साइटोस्केलेटन आपको बताया था हमने, माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है सर, ये माइक्रोट्यूल है, ये वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसे हम पूरे को साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये वाला देखिए हमने सेंट्रोसोम बताए थे। हाँ सर ये बात भी सही है, हमने जैसे हिंदी में तारक काय कहते हैं, ये धागा छोड़ता है। जो आपको भैया कोशिका विभाजन में हमने बताए थे, ये किसका, इसे क्या कहते हैं बताइए थम्स अप करके। ये सारा का सारा ज्ञान हमने बांटा था मेरे प्यारे मित्रों। आइए हम दूध पर चर्चा कर लें। दूध मीठा किसकी वजह से लगता है? तो लैक्टोज शर्करा के कारण मीठा लगता है। देखिए आप प्रॉपर तरीका से रोजाना दूध पीते हैं सब लोग, बट आप कितना दूध पीने के टाइम पर, मेरी बात को ध्यान से सुने, दूध पीने के टाइम पर जब गिलास आपके हाथ में हो तो आप प्रॉपर तरीका से सोचा करें, यार एक बात सोचें ये मीठा क्यों है, तो आप सोचें वहीं पर तो याद हो जाएगा। देखिए दूध भी पिल जाएगा और ये सवाल भी याद हो जाएंगे। हाँ सर ये शर्करा बताई थी, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इस वजह से मीठा लगता है। बिल्कुल बात सही है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप कहते हैं सर सीठा लगता है, नहीं नहीं, मीठा तो है भैया, थोड़ा बहुत तो है। ठीक है सर, इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो केसीन पाई जाती है। जैसे ही आपके सामने एक गिलास दूध आए, ये सारी चीजें याद करना आज जा करके। प्रोटीन कौन सी है? कैसीन है। ये सफेद रंग इसका क्यों है भैया, लाल कलर इसका क्यों नहीं है? कैसीन के ही कारण है सफेद। सर हमने गाय का दूध देखा है, वो पीला होता है, हमने कैरोटीन के कारण होता है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों,
ठीक है सर। हमने कहा एक एंजाइम होता है रेनिन, उसी के वजह से दूध फट जाता है, दूध का पाचन सा एक तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो एक गिलास दूध आए तो प्रॉपर तरीका से सोचें, इसका मीठा क्यों है, लैक्टोज शर्करा के कारण। इसमें प्रोटीन कौन सी है, कैसीन। ये सफेद क्यों दिख रहा है, कैसीन के कारण। गाय का दूध पीला किसकी वजह से, कैरोटीन के कारण। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है। इसमें क्या कोई विटामिन पाई जाती है, हमने की ना ना ना, विटामिन नहीं पाई जाती है। सर इसकी शुद्धता कैसे मापते हैं कि ये दूध बिल्कुल शुद्ध है, हमने कहा लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है सर, यहाँ से देखिए मल्टीपल टाइम सवाल पूछे गए, कितना महत्वपूर्ण सेशन है ये, समझदार लोगों के लिए बहुत सही है, इशारा ही काफी है। इसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, इसकी वजह से दूध खराब हो जाता है। एक प्रकार का एक पायस विलियन होता है दूध, याद रख लेना। बड़े सर आगे मिलान कर दो मेरे प्यारे मित्रों। सर लार में तो टाइलिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, आमाशय में पेप्सिन और HCl पाया जाता है। हमने की गजब बात बताई आपने। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन है, जो भैया इंसुलिन अग्नाशय तो छोड़ता है हमने। ठीक है भैया, 1 2 3 4 सभी सही हैं, बी ऑप्शन मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, इंसुलिन नामक हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताओ, आंसर दो। जो इंसुलिन आप बना रहे हैं ना, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, 16 का आंसर सभी मित्र देंगे। देखिए एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सर जिंक पाई जाती है, आयरन तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, एल्यूमिनियम तो पृथ्वी पर पाया जाता है। सर सभी को पता है जिंक है, सी ऑप्शन सही है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट बताओ। सर ये क्यों पूछा गया है, हमने कार्बोहाइड्रेट तो वैसे अलग पढ़ाएंगे, बट आ गया है सवाल तो हम चर्चा कर देंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि भैया आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं मैं, लिख लेना। देखिए आप इस चीज सेशन में ये सोचें कौन सी चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो पेन से भैया वीडियो को बाद में पॉज करके आराम से प्रॉपर तरीका से लिख लें। डन है ना, इतनी बात बताइए, थम्स अप करिए। ठीक है सर, हमने कहा ये सबसे ज्यादा प्रकृति में पाई जाने वाली शर्करा है सेल्यूलोज। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। अब बहुत सारे सवाल बनते हैं ना, इंसुलिन से भी बनते हैं, और इंसुलिन तो हमने बता दिया। अग्नाशय जो है ना में ऐसी ग्रंथि है जो भैया मेरे प्यारे मित्रों बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, अंतस्रावी भी ग्रंथि है, दोनों काम करती है, इसी वजह से इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इतनी बात हमारे मित्रों को पता है। ठीक है सर, हमने कहा ये इंसुलिन हार्मोन करती है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है ब्लड में। इंसुलिन की कमी होने से भैया ग्लूकोज बढ़ जाता है। ठीक है सर, हमने कहा ये जब ग्लूकोज बढ़ जाता है ना, तो भैया तभी तो हम कहते हैं ये डायबिटीज हो जाता है, शुगर की मात्रा जो मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है, तभी तो इंसुलिन के वो लगाए जाते हैं इंजेक्शन, ये तो अभी बताया था प्रॉपर तरीका से। आइए सर शुरू करते हैं हम इंसुलिन के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां आपको सिखाने का काम। एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, याद रख लेना। उसी अग्नाशय की लैंगरहैंस की बीटा सेल से प्राप्त हार्मोन है, ये पूछा गया था भैया पीसीएस में। अग्नाशय की लैंगरहैंस बीटा सेल से प्राप्त हार्मोन से बेटिंग तथा बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन में सहायता करता है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव जब कम होता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, उसी को मधुमेह रोग कहते हैं, शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। जिंक तत्व पाया जाता है। सर ये फिर मिलेगा कौन से, हमने कहा एक डहेलिया नामक वृक्ष की जड़ से इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन वहीं से बनाया जाता है मित्रों, याद रख लेना। सवाल दूसरा था कि भैया फ्रक्टोज के सेल्यूलोज के बारे में। आइए मित्रों, कार्बोहाइड्रेट का हमने वर्गीकरण आपको सिखाने की कोशिश की है, जरा समझिए थोड़ा। देखिए प्रकृति में 3 तरीके की शर्करा पाई जाती है। आपको बिल्कुल मैं सरल भाषा में समझाऊंगा, 1 मिनट का समय लूंगा, प्रॉपर तरीका से मैं आपको समझाने में सफल हो जाऊंगा, ऐसी मुझे आशा है। देखिए मित्रों, सबसे पहले मोनोसैकेराइड कहते हैं। सर मोनोसैकेराइड होती क्या है पहले तो ये बताओ। हमने कहा बताते हैं ना, इसमें सैया ये लिखा है ना 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है। मतलब सर हमने कहा इसमें शुगर का 1 मॉलिक्यूल होता है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। सबसे ज्यादा सबसे पहली वाली जो मतलब आपको सिंपल भाषा में बताया जाए तो शुगर जो होती है
ये जो पढ़ते हैं ना आप, मैं अभी प्रॉपर तरीका से बताऊंगा। जैसे ग्लूकोज है इसका उदाहरण, ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड कहते हैं, फ्रक्टोज को मोनोसैकेराइड कहते हैं, और भैया ग्लैक्टोज को मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसका मतलब है इसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाता है। ना आया सर समझ में? हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों आगे आता है डाइसैकेराइड। वैसे तो ये ओलिगोसैकेराइड का हिस्सा ही है डाइसैकेराइड, बट ये अलग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है 2 शुगर मॉलिक्यूल। मतलब सर हमने कहा, देखिए मेरे प्यारे मित्रों आप ध्यान से समझे। क्या सर समझे? हमने कहा जिस आप चीनी को देखते हैं ना, जिसे आप खाते हैं, हाँ सर बात सही है। हमने कहा वो चीनी ग्लूकोज नहीं है, वो चीनी फ्रक्टोज नहीं है, वो चीनी ग्लैक्टोज नहीं है, फिर सर क्या है? हमने कहा वो चीनी में बहुत सारे ग्लूकोज मिलाए गए हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखा रहा हूं। जब ग्लूकोज के बहुत सारे, देखिए यहां पर एक सिंगल ग्लूकोज था, जैसे हमने एक सिंगल ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, इसे तो हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, ये पहली है प्रकृति में, ठीक है सर। ये जब 2 ग्लूकोज मिला दिए जाएंगे तब उसे हम सुक्रोज कहते हैं। जैसे आप चीनी पढ़ते हैं, हाँ सर, ऐसे ही जब 2 बना दिए जाते हैं उसे लैक्टोज भी कहते हैं, माल्टोज भी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, प्रॉपर तरीका से समझ में आ जाएगा। सर ओलिगोसैकेराइड, हमने कहा यहाँ भैया 2 से लेकर के 10 ग्लूकोज मिला दिए जाते हैं तब उसे ओलिगोसैकेराइड में रखा जाता है। सर पॉलीगोसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, हमने कहा पॉलीसैकेराइड में भैया 10 से ज्यादा शुगर मिला दिए जाएं। अच्छा सर ग्लूकोज कई मिला दिए जाएं, हमने, हाँ, जैसे स्टार्च है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए लार में स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा जाता है। अब समझना फंडा मेरा, देखिए ध्यान से। जब ये स्टार्च है इसका मतलब है सर कि इसमें तो बहुत सारे ग्लूकोज के टुकड़े इकट्ठे हैं। हमने कहा गजब बात पकड़ ली, टर्निंग पॉइंट, पॉइंट भी नोटेड भैया, याद कर लेना। जब आप स्टार्च को लाते हैं मुंह में, हमने कहा इसका मतलब है कि इसमें ग्लूकोज के बहुत सारे टुकड़े हैं। अब भैया इनको तोड़ने का काम हमारा पाचन तंत्र करता है। बताइए, हाँ सर ये बात सही है। हमने कहा जब इसमें 10 है ना, अब इनको तोड़ा जाएगा, तभी तो कहा है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देना, स्टार्च को ग्लूकोज में, वो सुक्रोज में तोड़ देना। मतलब सर माल्टोज में तोड़ेंगे तो 2 छोटे छोटे हो जाएंगे। मतलब समझ आ गया होगा मित्रों अब आपको कि हाँ सर वास्तव में कार्बोहाइड्रेट बनती कैसे है। वैसे तो यहाँ टाइम नहीं है, मैं आपको प्रॉपर तरीका से बता देता कि कार्बोहाइड्रेट होती क्या है। आप जो समझते हैं ना ग्लूकोज, जैसे C6H12O6 कहते हैं ना, मैं प्रॉपर तरीका से सिखा देता मित्रों, बट मेरे पास अभी टाइम की कमी है इस वजह से, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई तो ये बात याद कर लें, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीगोसैकेराइड क्या होता है, आपका काम सेट हो जाएगा। मोनोसैकेराइड के उदाहरण है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है सर। ये उदाहरण आप लिख लें से और याद कर लें। डाइसैकेराइड सुक्रोज पढ़ते हैं उसमें 2 हैं हमने, ठीक है साहब। मैंने कहा याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज है वो अंगूर की शर्करा में मिलता है, सुक्रोज है वो गन्ने की शर्करा में, माल्टोज है वो अनाजों में पाया जाता है जैसे हम रोटी खाते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज है ना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वो शहद और फलों में पाया जाता है, जो प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। सैकरिन भैया कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है मेरे प्यारे साथियों, याद रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने जानकारी आज दी है। बढ़े सर आगे। वसा के पाचन की शुरुआत मनुष्य के पाचन तंत्र में कहाँ से होती है? आपको भैया 1 सेकंड होल्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर तरीका से, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, फिर भी बहुत सारी, देखो मेरा मकान रोड के पास है, आवाज़ तो आ सकती है प्रॉपर तरीका से। मैं ज्ञान आपको देने के लिए बहुत चीज़ें लेकर के आता हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कम से कम इतना पसीना में मैं भैया बिल्कुल लस्त पस्त हो जाता हूँ कि कपड़े निचोड़ने पड़ते हैं मुझे। आप विश्वास इस बात का नहीं करेंगे क्योंकि फ़ैन को बंद करके चलाता हूँ कि आपके लिए आवाज़ ना आए। फिर भी ये लोग हैं जो पड़ोस के मोहल्ले के बहुत सारी आवाज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अंदर से नहीं लगता है। मैं पसीना बहाना जानता हूँ बट आपको आवाज़ सुनाना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ैन की आवाज़ जाए किसी बाहर की जाए, बट ये बाहर वालों को तो नहीं रोक सकते हैं ना सर, आराम से। चलिए सर, वसा के पाचन की शुरुआत मनुष्य के पाचन तंत्र में कहाँ से होती है? हमने कहा भैया प्रॉपर तरीका से मेरे प्यारे मित्रों, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वसा के पाचन की बात कर रहा है,
पाचन तो शुरू हो जाता है कहाँ से, मुख गुहा से, बट वसा का पाचन कहाँ से होता है, ये बात ध्यान रख लेना। वसा का पाचन मेरे प्यारे मित्रों आमाशय से होता है, याद रख लेना पूरी तरीका से। बी ऑप्शन सही है। ठीक है सर। 5 वर्ष से कम बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, बताओ, मैंने बताया था कि नहीं। 19 का आंसर सभी मित्र दें मेरे प्यारे साथियों, 19 का आंसर सभी मित्र दें। 5 वर्ष से कम बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, बताइए सर, आंसर दें। 19 का सर अग्रचवर्णक होते हैं, जिन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं। हमने कहा क्या आपको डेंटल फॉर्मूला पता है, बताइए, पता हो तो। इंसीजर कितने होते हैं सर, 2 होते हैं, 2/2। हमने की ठीक है। कैनाइन कितने होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, सर कैनाइन 1/1 होता है। हमने की ठीक है। इंसीजर, कैनाइन और सर प्रीमोलर कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रीमोलर आपके कितने होते हैं, आंसर दो सर, 2 होते हैं तो 2/2। हमने कहा फिर मोलर कितने होते हैं, आप बताइए मेरे प्यारे साथियों, सर मोलर 3/3 होते हैं। अब आप गिनिए, 2 और 1 3, 2 5 3 8 ऊपर हुए कि नहीं सर, 8 इधर वाली साइड के हुए, 8 नीचे वाली साइड के हुए, टोटल नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए, 16। ये डेंटल फॉर्मूला है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं मैं आपको। जब 16 नीचे वाले जबड़े में, 16 ऊपर वाले जबड़े में, बच्चों में दांत प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, याद रख लेना, अग्रचवर्णक, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, आंसर दें। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताओ मेरे प्यारे मित्रों। 20 का आंसर देखते हैं कितने मित्र आंसर सही देते हैं। ये आप प्रॉपर तरीका से देखिए, आपको क्या है, आप सिंसियर तरीका से पढ़ते नहीं हैं। ये इतना सिंपल सवाल है, आप मल्टीपल टाइम गलत करते हैं। आज से मेरा वायदा है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। अच्छा सर, हमने हाँ, क्योंकि आप जानते भी हैं और फिर आप भूल भी जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको पिक्चर नहीं दिखाई गई है, आपको सिर्फ लिखाया गया है कि हाँ याद कर लो ये वाली है, तो आप याद करते हैं, भूल जाते हैं। पिक्चर दिखा दी जाए तो आपको प्रॉपर तरीका से। सर इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो थायराइड ग्रंथि है। सी ऑप्शन सही है। आवाज आने से मेरा मनोबल डाउन हो गया। सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम दिखा देते हैं थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है, क्योंकि आपने सभी मित्रों ने प्रॉपर तरीका से देखा है, अब भी समझ में ना आए। देखिए गर्दन को ऊपर करिए, यहाँ पर जो आप देखते हैं ना निकली सी, ये वाली, मेरा पेन देखना जरा, ये है तितली जैसी दिख रही है, मैंने जिस जगह पर ये डायग्राम बनाया है। हाँ सर, ये किसके ऊपर लगी हुई है, हमने कहा याद कर लो, मैंने बताया था लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, मैंने बताया था यही लैरिंग्स है। यहाँ पर वोकल कॉर्ड पाया जाता है जो झनझन की आवाज करता है, जब श्वास टकराती है तभी तो आपकी आवाज आती है। बताया कि नहीं, थम्स अप करो मेरे प्यारे साथियों। हाँ सर सिखाया था, आप तो बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। हमने कहा, मैंने यह भी बताया था, इसी लैरिंग्स पर ये भैया छल्ला नुमा होता है, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ये पूरा का पूरा ट्रैकिया है, याद करो लैरिंग्स है। इसी ट्रैकिया, इसी लैरिंग्स के ऊपर ही तितली नुमा भैया संरचना पाई जाती है, जिसे हम थायराइड ग्रंथ कहते हैं। आपको ये उभरी सी दिख रही होगी गर्दन, आप करिए ऊपर और भैया आराम से आपको निकली हुई दिख रही होगी, यही होती है थायराइड ग्लैंड भैया, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। आइए सर और जूम करके दिखा देता हूं, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीका से पता होना चाहिए। ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है सर। हमने कहा ये वाली मेरे प्यारे मित्रों तितली जैसा छत्ता आपको दिख रहा होगा, तितली जैसा ये छत्ता दिख रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों ये तितली जैसा छल्ला ही थायराइड ग्रंथि है। यहां से जूम करके देखिए, हाँ सर ये छल्ला दिख रहा है। हमने कहा, मैंने बताया था यही छल्ला को ट्रैकिया कहते हैं। मैंने यह भी बताया था, यही भैया मेरे प्यारे मित्रों लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर ये छल्ला नुमा जिसे ट्रैकिया कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछी जाए तो थायराइड है। मानव शरीर की सबसे छोटी पूछी जाए तो पीयूष ग्रंथि है। पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि पूछी जाए तो अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो मेरे प्यारे मित्रों अग्नाशय है।
सर मिलेंगे सुबह 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय। ये सारा ज्ञान हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। सेशन कैसा लगा है शेयर कर देना भैया, ठीक है ना, बाय बाय।